क्वेश्चन आप सभी के लिए, अच्छे से आंसर करिएगा क्योंकि आज के क्वेश्चन प्यारे प्यारे से हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। सेशन को अगर शेयर करना है शेयर कर दीजिए, लाइक करना है लाइक कर दीजिए, बाकी बिंदास पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई, शुद्ध की बात कर रहा है, इसमें कौन सा होगा। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूं, वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता है, जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। क्या बोलेंगे, टिड्डियों की मंडली, पहली बात तो टिड्डियों नहीं होगा और मंडली भी नहीं होगा, फिर क्या होगा साहब, ये इसको बोलेंगे टिड्डी दल। क्या कहेंगे, कहेंगे सर टिड्डी दल, टिड्डी के साथ दल लगता है, बहुवचन बनाते, तो टिड्डी दल सारी फसल नष्ट कर गया, सारी फसल नष्ट कर गया। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा नहीं करता हूं, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं। क्या करता हूं, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, ध्यान रखिएगा। वह पेट के लिए नाक घिसता है, फिरता नहीं बोलेंगे। आंसर कौन सा सही होगा, बोलो सर डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। उस क्या है, करता है, देखो उस क्या है, करता है, कर्ता के साथ देखो से विभक्ति लगी हुई है, और कह रहा क्रिया कैसी है, अकर्मक है, असमर्थता का बोध है। अकर्मक क्रिया है, असमर्थता का बोध है। कभी कभी अकर्मक क्रिया होती, समर्थता का भी बोध होता है, तब भी आपका भाववाच्य होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसी कंडीशन केवल भाववाच्य में होती है, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला कह रहा है समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, आपको बताना है। दीनानाथ दीन का नाथ है, सर्वव्याप्त सर्व में व्याप्त है, मीनाक्षी मीन पर अक्षी होता है, यथेच्छा इच्छा के अनुसार। तो क्या बोलेंगे, यथेच्छा अर्थात इच्छा के अनुसार, यहां क्या हो जाएगा, कहेंगे सर यहां पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद कह रहा है सर्वव्याप्त मतलब सर्व में व्याप्त, सब में व्याप्त है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा, कहेंगे सर अधिकरण, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा दीन, दीन का नाथ है, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा होगा, बोलो सर संबंध तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष, ठीक है। बचा कौन सा, बोलो सर मीनाक्षी। इसका जब विग्रह करेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर मीन के समान आंखों वाली, मीन के समान समान आंखों वाली, आंखों वाली अर्थात कौन, तो बोलो सर अर्थात दुर्गा जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मीनाक्षी, बोलो सर दुर्गा जी को। जब दुर्गा जी की बात आ गई तो आंसर कौन सा होगा, बोलो सर यहां पे क्या होगा, कहेंगे सर यहां पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आंसर कौन सा, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। कह रहा कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे, नाचना, किसी को बांधना, दूसरों के संकेत पर चलना, या किसी को बुलाना। कठपुतली बनने का मतलब क्या होगा। लखीमपुर की धरती से विक्रम जी नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपका। लखीमपुर में कहां से रहते हैं विक्रम जी, जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी लखीमपुर से ही हूं। मेरा भी जो निवास स्थान है, जो मेरी जन्मभूमि है, जो मेरी मातृभूमि है, लखीमपुर की। तो क्या बोलेंगे, कठपुतली बनना मतलब आपकी शादी हुई, आप अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बन के रह गए, इसका मतलब दूसरों के संकेत पे नाच रहे हैं। आंसर कौन सा होगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर हुआ सभी को। हाँ, अगर किसी फीमेल की भाई शादी हो रही तो अपने पति के हाथ की कठपुतली है, लेकिन ये कम होता है, ये कम होता है। आपने कभी सुना है किसी को कहते हुए ये सुना है क्या, ये लड़की अपने पति के हाथ की कठपुतली है, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ये जरूर आपने सुना होगा, यार ये लड़का अपनी पत्नी के, अपनी बीवी के हाथ की कठपुतली है। सुना है नहीं सुना है, कमेंट करके बताइएगा। कह रहा भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है, संसार से वैराग्य होने पर। जब संसार से वैराग्य होता है तो हम निर्वेद बन जाते हैं, और जब निर्वेद बनते हैं तो शांत रस की क्या होती है, बोल सर शांत रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्रोध का भाव जब मन में आता है तब क्या होता है, बोल सर तब रौद्र रस होता है, रौद्र रस। उसके बाद कह रहा है कि भैया घोर विनाश के पश्चात, जब घोर विनाश हो जाता है तब क्या बोलेंगे, कहेंगे सर तब करुण रस आता है। तब क्या आता है, कहेंगे सर तब करुण रस आता है। फिर बचा कौन सा, बोलो सर भय की स्थिति उत्पन्न होती है। पता चला आप रास्ते से जा रहे हैं, उधर से चार कुत्ता मार एकदम वो क्या बोलते जर्मन शेफर्ड भौंकते हुए आ रहे हैं मुंह फैलाए, तो क्या होगा, भय की स्थिति आ जाएगी कि ऐसा ना उठा ले जाए हम ही को। तो ये भयानक रस हो गया आपका। तुरंत इमेजिन किया करो, रस जब पढ़ो तुरंत इमेजिन करो, हाँ यार ये बात कहाँ की हो रही। लखीमपुर कस्ता से, कस्ता मितौली, अच्छा समझ गया मैं। कह रहा किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, जरा बताएंगे। तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। अकर्मक क्रिया की बात करें तो क्या बोलेंगे, जिसके साथ कभी भी कर्म नहीं लगता, जैसे जहां भी हो, हंसना हो, दौड़ना हो,
उड़ना हो, ध्यान दीजिएगा, उड़ना हो, बैठना हो, रेंगना हो, तैरना हो, भौंकना हो, भौंकना, चलना हो, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया, इनके साथ कर्म वर्म नहीं लगता है कभी भी। कह रहा बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, सोना भी लिख दिया मैंने, नहीं लिखा? अच्छा लिख दिया यहाँ, सोना भी अकर्मक क्रिया है। मजदूर छाया में सुस्ता रहे, क्या सुस्ता रहे नहीं पता, सुस्ताना भी अकर्मक क्रिया है। तुरंत क्या लगा करके देखो ना। दो छात्र बातें करते करते जोर से क्या हंस रहे हैं, नहीं पता, हंसना भी अकर्मक क्रिया। लेकिन यहां मैंने लिखा उड़ना अकर्मक क्रिया है, लेकिन उड़ाना अकर्मक क्रिया नहीं है, उड़ाना सकर्मक है, क्योंकि उड़ा रहा है मतलब ये क्या हो गया, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। और जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है बोलो सर, वो सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भैया शाखा मृग शब्द में कौन सा समास होगा बताइएगा। तो क्या कहेंगे, वह जो शाखा का मृग है, मृग है, अर्थात कौन, तो सर अर्थात बंदर की बात कर रहा है भैया, वानर की बात कर रहा है। तीसरा अर्थ प्रधान मतलब बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर इज राइट। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कौन है बोलो सर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब है। और पूछ रहा है ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है आपके, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, इनकी रचना का नाम बता दो जरा क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, कहोगे सर राम की शक्ति पूजा, सुना होगा आपने, राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा किसकी है बोलो सर, निराला साहब की, याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कुकुरमुत्ता, आपने सुना होगा, रचना है कुकुरमुत्ता। वैसे इनकी रचना मैंने शॉर्ट ट्रिक डाल दी है, वीडियो में देख लेना, उसमें पड़ी होगी, शॉर्ट्स वीडियो में आपकी पड़ी होगी। तो कुकुरमुत्ता इन्हीं की रचना है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है अप्सरा, क्या बोलेंगे, अप्सरा भी इन्हीं की रचना का नाम है। नए पत्ते, इनकी एक रचना है जिसका नाम है नए पत्ते, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनकी रचना है जूही की कली, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, अगर लिखा होता निहार तब किसकी हो जाती, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी की हो जाती है। ये कौन है भाई साहब, तो बोल सर झरना, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी को याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। बचा कौन सा बोले सर, बचा गुंजन। गुंजन किसकी रचना है, तो बोले सर गुंजन जो है ये है सुमित्रानंद पंत साहब की रचना, सुमित्रानंद पंत साहब की रचना, जिनकी रचना का नाम है उर्वशी, नहीं, इनकी रचना का क्या नाम है बोले सर, इनकी रचना का नाम है आपकी ग्राम्या पल्लव, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनकी रचना है ग्राम्या। उसके बाद क्या कहेंगे, कहेंगे सर पल्लव, ये किसकी रचना है बोले सर, ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। इनकी रचना है चिदम्बरा, 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 जिसके लिए 1968 में क्या मिला था, 68 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, याद रखिएगा, दो रचनाएं जरूर याद रखिएगा इनकी। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद क्या, अच्छा उचित निम्न में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। का उचित संधि होना चाहिए था, यहाँ पे उचित संधि लिख देता हूं, संधि विच्छेद, उचित विच्छेद आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी ता और दा का योग किसके साथ होता है, अगर कभी भी ता और दा का योग सा के साथ होता है तो यहां दो परिवर्तन होते हैं। ये किस में बदलता है बोल सर, ये तो चा में बदलेगा, और ये किस में बदलेगा बोल सर, ये छा में बदलेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोल सर, सत निकलेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बोल सर, शास्त्र आ जाएगा, शास्त्र। ये किस में बदल जाएगा बोले सर, ये आपका चा बन जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा बोले सर, ये छा में बदल जाएगा। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। अर्थात सत धन शास्त्र कहां लिखा हुआ है बोले सर, ये लिखा हुआ है, डी वाला आंसर हो गया। कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे भैया, यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। कौन सी, कहेंगे सर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। बोलो क्लियर हुआ सभी को। अगला देखेंगे, अरे मेरा नाम विनय है, अच्छा विवेक और सिया पांडे किसी और को विवेक यादव जी को कह रही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, किसके लिए प्रयोग नहीं हुआ, अपादान के लिए। कह रहा लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा है, आकाश से पानी बरसा, नदियां पहाड़ों से निकलती है। देखिए निकलने के अर्थ में, राम राम भाई स्वागत है आपका, से विभक्ति हो रही है, मतलब नदी पहाड़ से अलग हो रही है।
आकाश से पानी जब बरसेगा तो आकाश से पानी अलग होगा, यहां भी से विभक्ति अलग में आ रही है। वह विद्यालय से आ रहा है, मतलब विद्यालय से आ रहा है तो विद्यालय से अलग हो रहा है, यहां भी अपादान कारक है। कह रहा लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, हाथ यहां साधन का काम कर रहे हैं, माध्यम का काम कर रहे हैं, और जब से विभक्ति साधन के रूप में आए तो वहां क्या होता है, वहां पे आपका करण कारक होता है। आप हाथ से थप्पड़ मारते हो, लात से लात मारते हो भाई, और क्या बोलेंगे, नाक से सूंघते हो, आंख से देखते हो, ये सब करण कारक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों में अपादान कारक। मेघ में आसमान से उतर रही है, कभी क्या कह रहा है समझिएगा, कल्पनाएं समझो कि मेघ में आसमान से उतर रही है, वह परी सुंदरी सी धीरे धीरे, वह सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी सी, सॉरी संध्या सुंदरी सी, सुंदरी परी सी धीरे धीरे। संध्या को क्या बताया जा रहा है, परी बताया जा रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे उतर रही। देखो पहली बात, यहां पे सी आया है, सासी से समसमान सदृश जहां है, उपमा अलंकार होता है, मैंने कहा बिल्कुल सही। लेकिन उपमा से पहले यहां क्या है, उपमा भी है यहां पे। अगर पूछता दूसरी पंक्ति में क्या है तो आप कह देते ठीक है उपमा हो सकता है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, संध्या को सुंदरी बताया जा रहा है, संध्या को सुंदरी बताया जा रहा है, सुंदरी परी बताया जा रहा है, और धीरे धीरे उतर रही है। तो भैया सीढ़ियों से उतरने का काम कौन करता है, मानव करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो सर, यहां पे आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार में जहां निर्जीव चीजों में भी जान डाल दी जाए, निर्जीव चीजों में भी मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे उसे उलझाती है गोद में। क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि भैया आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, मतलब अपने पुत्र को, अपने बेटे को हाथों से झुलाती है गोद भरी, हाथों से झुला रही है, खिला रही है, हाय मेरा लल्ला सो जाए जरा, ठीक है। तो कौन सा रस होगा, जहां पे बच्चों का वर्णन किया जाए, जहां पे किसी के बचपने का वर्णन किया जाए, माता पिता के साथ उनके बचपने मतलब पुत्रों के बचपन का वर्णन किया जाए, वहां पे वात्सल्य रस होता है, याद रखिएगा वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस के सम्राट कवि कौन है, वात्सल्य रस के सम्राट कवि जो हैं वो आपके सूरदास जी हैं, याद रखिएगा सूरदास जी हैं, ठीक है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वत्सलता होता है, वत्सलता होता है, याद रखिएगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बोलो सर, शोक होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ऊषा जो है, ऊषा मतलब सुबह की बात कर रहा है, प्रातः की बात कर रहा है, ऊषा मतलब सुबह की बात कर रहा है, और सुबह क्या कर रही है, सुनहले तीर बरसा रही है। अब तीर बरसाने का काम भाई कौन करेगा, रामचंद्र जी करेंगे। उधर आपके महाभारत में आ जाओगे तो अर्जुन कर रहे होंगे, कर्ण कर रहे होंगे, भीष्म पितामह कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन तीर कोई ऊषा थोड़ी बरसाएगी, ये तो सब मानव के काम है। तो यहां भी क्या होगा बोल सर, यहां भी मानवीकरण अलंकार, यहां भी क्या होगा बोल सर, यहां भी आपका मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। संदेह अलंकार में जहां उपमेय और उपमान में आपको दोनों में संदेह हो जाए कि यार कौन उपमेय है कौन उपमान है। नारी बिच सारी है कि सारी की ही नारी है, नारी की ही सारी है या सारी की ही नारी है, सुना है नहीं सुना है, तो कभी पहचान ही नहीं पा रहा कि यार साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है, समझ नहीं आ रहा। आपने सुना भी होगा 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अब समझ नहीं पा रहा कभी कि 14वीं का चांद है या आफ्ताब है, लेकिन जो भी है भाई साहब मस्त, समझ रहे हो। तो आंसर कौन सा होगा बोलो सर, आंसर यहाँ पे मानवीकरण अलंकार, लेकिन संदेह अलंकार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन करा तोड़ती पत्थर कविता किस रचनाकार की है। तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, सुना होगा आपने। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जरा कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। एक रचना है जिसका नाम है गौरी, एक रचना है जिसका नाम है क्या बोलते हैं आपका, उन्मादिनी करके है, उन्मादिनी, उन्मादिनी किसकी रचना है नहीं बता पाओगे। एक रचना है आपकी झांसी की रानी, झांसी की रानी, अब बता दोगे किसकी रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, अब बता दोगे किसकी रचना है। ये महादेवी सॉरी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। उसके बाद कह रहा तोड़ती पत्थर, तो मैंने इनके बारे में अभी लिखा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं हैं, इनकी पहली रचना निहार है, याद रखिएगा।
नीरजा है, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है गिल्लू, याद रखना है आपको, गिल्लू। इनकी रचना है मेरा परिवार, जहां से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी, मेरा परिवार। इनकी एक रचना है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। इनकी रचना एक अतीत के चलचित्र, क्या बोलेंगे, अतीत के चलचित्र, चलचित्र। इनकी एक रचना है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं आपका, दीप शिखा, दीप शिखा, दीप शिखा करके। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सांध्य गीत, सांध्य गीत। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरे व्यूज बहुत कम गिर गए थे, डाउन हो गए थे, तो मैं अपने आप को भूल गया था। मैं भी स्पीड में चलने लगा था लोगों की तरह, मैं अपने आप को भूल गया था कि यार मैं क्या था पहले, मैं कैसे हम लोग पढ़ते थे पहले, और फिर से मैं अपने आप को अपनी वापसी कर दी। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक रचना है हिम तरंगिणी, क्या बोलेंगे, हिम तरंगिणी, ठीक है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है हिम किरीटनी, हिम किरीटनी रचना है, याद रखिएगा, हिम किरीटनी। इनकी एक रचना है जिसका नाम है युग चरण, ये भी याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा, जरूर याद रखिएगा। अब मैं इतनी बार लिखूंगा कि ये सब ऐसे ही रट जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो तोड़ती पत्थर किसकी रचना है, बोले सर ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसकी रचना है, बताइएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मिला 23 से 6, बहुत बढ़िया। गरिमा मैम की क्लास क्यों नहीं हो रही है, गरिमा मैम की क्लास होगी, वो कहीं गई होंगी या कहीं बिजी होंगी, हालांकि मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। जरा कमेंट करिएगा और बताइएगा। अब देखो थोड़ा सा इनके बारे में जान लो, काफी देर से आप लोगों ने जाना नहीं है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, शेखर एक जीवनी इन्हीं की रचना है। एक रचना आती है इनकी क्या बोलते हैं, बड़ी प्यारी सी है, बावरा अहेरी, बावरा अहेरी करके एक रचना है, बावरा अहेरी। ये भी किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। नदी के द्वीप इन्हीं की रचना है। नदी के पार द्वार, नदी के पार द्वार इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके धूमिल साहब, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे क्या बोलते हैं, कल सुनना मुझे, इनकी एक रचना है कल सुनना मुझे। ये बहुत प्यारी सी रचना है, क्यों प्यारी है मैं बता दूं। इसके लिए इनको 1979 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, बोलो सर, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। और संसद से सड़क तक ये भी किसकी है, ये भी आपके सुदामा पांडे उर्फ धूमिल साहब की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस काव्य में पंक्ति के रूप में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। इसमें ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। तो खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई, क्या बोलेंगे, यहां पे कौन सा हो जाएगा कैंसर, यहां पे आपका सासी से समसमान सदृश जहां पे आ जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है, याद रखेंगे। कह रहा संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, उसके बाद कह रहा पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, बोले सर यहां पे आपका विरोधाभास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, बोले सर यहां पे आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद कह रहा जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, तो एक तारे का मतलब मोक्ष कर दिया, एक तारे का मतलब सितारे हो गया। तो जब शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ अलग अलग हो, इस तारे का मतलब क्या हो गया भाई, इस तारे का मतलब हो गया मोक्ष। इस तारे का मतलब क्या हो गया, बोलो सर इस तारे का मतलब हो गया सितारों की बात कर रहे हैं, तारों की बात कर रहा है, सितारों, सितारों की बात कर रहा है, तारों की बात कर रहा है। तो यहां यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा साहब, बोले सर बचा आपका संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान को क्या बताया जा रहा है, आंधी बताया। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी वाला राइट हो जाएगा। नमस्कार जी गौरव चौधरी जी। पंगु का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करिएगा मेरे भाई। पंगु का विलोम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा, क्या बोलेंगे। लंगड़ा का क्या कर देंगे, बोलो सर स्वस्थ कर देंगे, लंगड़ा था पहले अब स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ, स्वस्थ करेंगे, ठीक है। उसके बाद बचा कौन सा, बोलो सर आपका अपाहिज, अपाहिज का क्या कर देंगे, कहेंगे सर अपाहिज मतलब अंग भंग है इसका, तो सर्वांग कर देंगे, सर्वांग, सभी अंग की बात कर रहा है। शक्तिहीन का क्या कर देंगे, बोलो सर शक्तिशाली कर देंगे, शक्तिहीन, शक्तिशाली या शक्ति सहित। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका सुडौल, तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, पंगु का सुडौल बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है, बताएंगे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई।
इसमें कौन सा होगा जरा बताइएगा, कौन से छंद है ये आपको बताना है। अब मुझे कुछ नहीं पता, मान लो मुझे केवल ये पता है इनकी मात्राएं मैं जानता हूं। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में, सोरठा में पहले तीसरे चरण में 11-11, दूसरे चौथे चरण में 13-13। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसका मतलब दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में कितने 11-11 मात्राएं होती हैं। बहुत बढ़िया। बरवे का मतलब हो गया 12, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे गिन लो, अभी समझ में आ जाएगा। यहां देखो एक मात्रा 2 3 हो गए, 3 2 5, 5 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 और 2 कितनी होती हैं? 12 और 2 कितनी होती है? गलत गिन गया क्या? 1 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 12 13 14, 14 यहाँ पे कितनी आ रही? 14 मात्राएं आ रही हैं यार। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, इधर जाओ गिन ले, हो सकता है इधर मात्रा गलत हो। 1 हो गया 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, इधर 11 मात्रा है, मतलब यहाँ पे 13 होंगी। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, जो मात्रा गलत हो गई है। यहाँ पे जो मात्रा गलत है तो गिनने में भी गलत आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो बोलो सर यहाँ पे आपका दोहा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो सर दोहा होना चाहिए। समझ गए नहीं समझे एक बार बताएंगे सब? दोहा ही होना चाहिए, 13 और 11 होने चाहिए। स्पेलिंग अगर एरर नहीं है तब फिर सही हो जाएगा आपका। हो सकता है, मैंने एक बार और गिनता हूं, 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 12 13, कुछ तो गड़बड़ है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, इसी में कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका दोहा हो जाएगा। कह रहा धाये धाम सब काम त्यागी, पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा होगा? धाये धाम सब काम त्यागी। आओ देखते हैं जरा। तो सेम वही है, छप्पे में क्या होता है, ये विषम मात्रिक छंद है। ये आपका रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बना है। यहाँ पे क्या है बोलो सर? रोला, उसके बाद क्या है बोलो सर? उसके बाद उल्लाला, ठीक है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और ये आपका विषम मात्रिक है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। चौपाई दोहा का तो पता ही है। आओ गिनते हैं। 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 13 14, 15 16, कितनी मात्रा है? 16। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है, उसे क्या कहा जाता है बोलो सर? उसे चौपाई कहा जाता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। देखो इसकी मात्रा सही है, तुरंत आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा परचम निम्न में से किसका पर्यायवाची है? कोई बताएगा? कहीं यार तुमने परचम लहरा दिया। अब परचम लहरा दिया मतलब तुमने झंडा लहरा दिया। झंडा लहरा दिया मतलब ध्वजा लहरा दिया भैया। क्या बोलेंगे? ध्वजा, ध्वज, ध्वज कहते हैं। निशान भी कहा जाता है, केतु कहा जाता है, केतु, ठीक है ना। वैजंती भी बोलते हैं, वैजंती, वैजंती, वैजंती भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको केतन भी बोलते हैं, केतन। तो यहां सरस हो गया, कासार हो गया, केतन। बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को? सर जी का और अक प्रत्यय को समझा दो। देखिए अक प्रत्यय, जैसे आपने कहा लेखक, तो यहां पे था लेख और उसके बाद आपने लगाया अक, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये लेखक बन जाएगा। क्या बनेगा? ये लेखक बन जाएगा, याद रखिएगा। समझ गए? आपने कह दिया पाठ और उसके बाद लगा दिया अक, ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये आपका पाठक बन जाएगा। तो अक प्रत्यय ऐसे लगता है। अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं। कासार किसको कहते हैं? आ जाओ इसका भी पोस्टमार्टम करता हूं। कासार कहते हैं तालाब को, तालाब को, जिसको हम सरसी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिसको हम सरसी के नाम से जानते हैं, जिसको हम तड़ाग बोलते हैं, जिसको हम जलाशय बोलते हैं, जलाशय, जिसको हम सरोवर बोलते हैं। क्या कहेंगे? इसको सरोवर कहा जाता है, सरोवर बोलते हैं इसको। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको पद्माकर भी कहा जाता है, पद्माकर, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? सरस का मतलब होता है रसयुक्त। क्या बोलेंगे? रसयुक्त, रसयुक्त, या जिसको हम बोल देते हैं रस भरा, रस भरा। ये क्या हो गया? बोलो सर ये सरस हो गया। हो गया पोस्टमार्टम। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। निम्न पंक्तियों में छंद का चयन करें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सो मम उस धाम, सदा और सागर, सदा और सागर शयन।
यहां कह रहा कौन सा होगा भैया, सोरठा है, रोला है। देखो रोला में कितनी मात्राएं होती, 24 मात्राएं। सोरठा में बता चुका हूं 11 11 पहले और तीसरे में, 13 13 दूसरे और चौथे में। दोहा में क्या होता है, 13 13 पहले और तीसरे में, 11 11 दूसरे और चौथे में। ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं। आओ गिनते हैं जरा, 2 3 4 4 4 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 7 1 8 8 8 2 10 10 1 11, कितनी होगी 11 मात्राएं। ऊपर लिखता हूं, रुक जाओ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कितनी हो गई 11 मात्राएं एक उसमें। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13, कितनी हो गई 13 मात्राएं। तो 11 और 13 कौन सा हो गया भैया, बोलो सर सोरठा हो गया। क्या ऑप्शन नंबर सी सभी का आया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न सही वर्तनी, निम्न में से सही वर्तनी कौन सी होगी, और आपको लिखना है परिस्थिति। भैया लिखो जरा परिस्थिति कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे कमेंट। आपसे पूछता है अभयारण्य कैसे लिखा जाता है, बोलो सर अभयारण्य ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आपसे पूछता है कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर कुमुदनी ऐसे, भूलिएगा नहीं ये वाले शब्द जितने भी हैं। सरोजनी कैसे लिखेंगे, बोलो सर सरोजनी ऐसे। सरोजनी कैसे लिखते हैं, बोलो सर सरोजनी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखने हर हालत में। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, परिस्थिति लिखना है आपको। क्या लिखना है, कहीं यार हमारी परिस्थिति सही नहीं है, तो परिस्थिति देखो ऐसे कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। परिस्थिति कहाँ पे लिखा हुआ, बोलो सर ये वाला लिखा है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाना चाहिए, राइट हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, नाश का विनाश, खंडन का मंडन, सम का विषम, संयोग का वियोग। तो संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा, सम का विषम होगा, खंडन का मंडन होगा। लेकिन विनाश का क्या होता है, बोलो सर विनाश का सृजन होता है, सृजन होता है। और नाश का क्या होता है, बोलो सर नाश कर दिया तो निर्माण या सृष्टि करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, या तो आपको निर्माण करना पड़ेगा या आपको क्या करना पड़ेगा, सृष्टि भी करना पड़ सकता है। तो आंसर आपका कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 24 मिनट 23 क्वेश्चन, सही तो है यार। दोपहर का समय क्या कहलाता है, ये तो खूब पता होगा। पूर्खाण कहलाता है, अपराह्न, मध्याह्न या प्रातराहम कहलाता है। देखिए मध्याह्न का मतलब क्या होता है, बोलो सर दोपहर का समय। अपराह्न का मतलब क्या होता है, दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, बाद का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है, अपराह्न कहा जाता है। क्लियर हो रहा है सभी को। और मध्याह्न किसे कहा जाता है, बोलो सर मध्याह्न कहा जाता है दोपहर का समय। यहीं पे आपसे पूछ लेगा फिर पूर्वाह्न किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पूर्वाह्न कहा जाता है दोपहर के पूर्व का समय, दोपहर के पहले का समय। पहले का जो समय है उसे क्या बोलते हैं, उसे पूर्वाह्न बोलते हैं। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, सब लोग कमेंट करके बताइएगा, ध्यान देंगे सभी लोग। गोधूली और रात के मध्य का समय, मध्य का समय क्या कहलाता है, सभी लोग बताएगा। कई बार मैं बता चुका हूं, ये टेस्ट है आपका। गोधूली लिखा है और रात के मध्य का समय, मतलब गोधूली बोले तो संध्या, तो गोधूली और रात के मध्य का समय क्या कहलाता है। बिल्कुल सही के तिवारी जी, बहुत शानदार, लाजवाब, दिल जीत लिया मेरे भाई तुमने। क्या बोलेंगे, ये देखो निशीथ कह रहे हैं, मथुरा निशीथ नहीं, निशीथ मतलब मध्य रात्रि का समय होता है, इसको प्रदोष बोला जाता है, प्रदोष। और प्रातः काल और रात का समय प्रत्युष कहलाता है, इसका विलोम प्रत्युष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, धूप दीप में कौन सा समास होगा बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो, आज के क्वेश्चन मजेदार हैं, लल्लन टॉप हैं आप लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो, शेयर वेयर तो करना ही नहीं है, खैर कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन इसको तो बताओ कम से कम क्या होगा, धूप दीप में क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, धूप दीप, तो क्या कहेंगे, धूप और दीप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, धूप और दीप की बात कर रहा है, एक दूसरे में समाहित हो रहे हैं, समाहार द्वंद्व हो जाएंगे। क्या होंगे, समाहार द्वंद्व होंगे, याद रखिएगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा, बोलो सर द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। अगला देखेंगे, कह रहा शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को अहि बसे कही ग्रामा, निम्न में से कौन सा रस होगा बताइएगा। क्या कह रहा है, कह रहा ना तो शीस है सिर पे, ना तो पगड़ी है सिर पे, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। वही वाला है ये, देखो आ गया अभिषेक सोल्जर, आ गया भैया छिछोरा लौंडा, आई लव यू बोल रहा है चाहत को, बोल दिए, रस मिल गया।
हो गए खुश, प्राप्त हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, एक दो बार और बोलिएगा। नहीं सुधरोगे कभी, बाज थोड़ी आओगे, जाति से बाज कहां आ सकते हो। शीस पगा ना जगा तन पे प्रभु जाने को, नहीं बसे कहीं ग्रामा। देखो शांत रस का निर्वेद होता है, यहाँ करुण हास्य अद्भुत हो नहीं सकता, हास्य है नहीं, क्या बोलेंगे, करुण रस है, सुदामा की स्थिति बताई जा रही है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आ गया भाई, आ गया। हम सोच रहे थे कमी है अभी कुछ क्लास में, तुम्हारे जैसे बंदे नहीं आए तब तक मजा नहीं आता है। हाँ अभिषेक सोल्जर, बहुत बढ़िया नाम लिखे अभिषेक सोल्जर, आई लव यू बोल के तुम सोल्जर बनोगे, बन गए तुम सोल्जर। चलिए महोदार्य का संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा इसको जरा तोड़िएगा। देखिए ऊपर दो मात्राएं लगी हैं, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये जितने सोल्जर होते हैं ना, सब सोना बाबू दूर होते हैं, तब सोल्जर बन पाते हैं। ये तुम नाम लिखे हो ना अभिषेक सोल्जर, गरिमा बनाए रखो, आई लव यू बोल रहे हैं, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला होगा, ऐसे ही बोलते रहोगे। तो क्या बोलेंगे, महोदार्य लिखा हुआ है, महोदार्य, महोदार्य। ठीक है, तो यहां इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, देखिए यहां म हलंत लगाओगे, यहां अ निकलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या निकलेगा, दार्य निकलेगा। ये अ कब बनता है, बोले सर वृद्धि संधि का एक नियम कहता है कि कभी भी याद रखिएगा, आ और आ का योग किसके साथ हो रहा है, ओ और औ के साथ अगर हो रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, बोले सर क्या आएगा, हमेशा ओ बनता है। इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, बोले सर महा बनेगा, और इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, बोले सर औदार्य बनेगा, महाधन औदार्य हो जाएगा। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। क्या सभी का बी आया है, ये देखो कई लोग डी कर रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है पर्यटन में कौन सी संधि होगी जरा बताइएगा, पर्यटन में कौन सी संधि होगी जरा बताइएगा। अच्छा इधर आ जाओ, मैं लिखता हूं, इसको तोड़ता हूं, आप लोग इसका संधि विच्छेद बता दो, अगर मैं समझ जाऊंगा आप लोग सही कह रहे हो। क्या बताना है आपको, संधि विच्छेद बताना। ठीक है, संधि विच्छेद करके बता दो, मैं समझ जाऊंगा, मजा आ गया। क्या लिखा हुआ, पर्यटन लिखा हुआ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर्यटन लिखा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, हलंत लगाया या और टन, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जरा समझो, या से पहले देखो आधा अधूरा अक्षर आ गया, यहां लिखा पर, यहां हलंत लगाया, यहां पे या आया, या में हलंत लगाया, आ निकलेगा, आ के बाद टन टनाटन जो भी बचा है लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, या कब बना होगा साहब, ई और ई का योग हुआ होगा। उसके बाद देखो भिन्न स्वर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है उसको लिखा हुआ लिखा रहने दो, इधर जो लिखा है उसको भी ऐसे लिखा रहने दो। कई लोग आटन किए होंगे, परि प्लस आटन, इसको इसके साथ ले जाओ क्या बनेगा, परि बनेगा, परि मतलब चारों ओर, इधर ले जाओगे क्या बनेगा, अटन बनेगा, तो परि प्लस अटन होता है। ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, बी वाला आंसर हो जाएगा। और यण स्वर संधि का पहला नियम कहता है कि ई और ई का योग कोई भिन्न स्वर के साथ होता है। किसके साथ होता है, कोई, अभी कमेंट पे आ रहा हूं आपके, कोई भिन्न स्वर के साथ होता है, तो यहाँ पे या में बदलाव होता है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता है। क्लियर हुआ सभी को। चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कल्याण अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है बताइएगा। यहां सब भूतकाल के उदाहरण लिखे हैं, तो भूतकाल को खत्म कर देता हूं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, बोलो सर 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। एक होता है यहीं पे लिख लो आप, संदिग्ध भूतकाल होता है, संदिग्ध भूत होता है एक आपका, और एक होता है आपका हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। ये 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ, सामान्य भूतकाल में हमेशा याद रखना, क्रिया के बाद कोई भी सहायक क्रिया नहीं होगी, केवल क्रिया होगी। कल्याण अभी आया, अगर यहां तक मैं कहता तो क्या हो जाता, सामान्य भूतकाल। क्लियर हुआ। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, समझिएगा सभी लोग, आसन्न भूतकाल में क्रिया होगी, क्रिया के ठीक बाद या तो है आ जाएगा, या फिर हैं आ जाएगा, या फिर हूं आ जाएगा। देखो केवल यहां पे क्रिया है, ये क्या है देखो समझो, ये क्रिया है, क्रिया के बाद क्या आ गया, है आ गया, मतलब आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगर पूर्ण भूतकाल की बात करता तो भैया यहां क्रिया होती, क्रिया के ठीक बाद था होता, थी होती और थे होते। एग्जाम्पल दूं मैं, अभी आया था, आया क्रिया हो गई, देखो आया क्रिया हो गई और उसके बाद जोड़ दिया था, पूर्ण बन गया। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, रहा था, रही थी, या फिर रहे थे,
रहे थे, या फिर ता था, ती थी और ते थे, ऐसे शब्द मिलेंगे। आपने कहा आया आ, देखिए यहां पे आपने कहा आ रहा था या आता था, ये अपूर्ण बन गया। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है इसको भी जानो। क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, क्रिया के ठीक बाद होगा, होगी और होंगे। क्रिया के ठीक बाद आपने कहा आया, क्रिया होगी, और आपने कह दिया होगा, क्या बन गया, ये बन गया आपका अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, ता था ती थी ते भी आ सकता है अपूर्ण भूतकाल में। बचा हेतु, हेतु मत। अगर वह आता एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर हो, अगर वह आता तो मैं भी जाता, वह आया नहीं इसलिए मैं गया नहीं, खत्म। अगला देखेंगे, मीनाक्षी खाती होगी, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। देखो पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत एक ही जैसे रहते हैं, पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत सेम रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ज्यादातर क्रिया इसमें प्रत्यक्ष होती है आंखों के सामने। जैसे आपने कहा वह कुर्सी पर बैठा है, तो आप देख रहे हो वह कुर्सी पर बैठे, पूर्ण वर्तमान हो गया। अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं, ऐसे शब्द मिलेंगे। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, रहा होगा या फिर ता होगा, रही होगी या फिर ती होगी, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। संभाव्य वर्तमान में शायद, कदाचित, आता हो, जाता हो, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो मीनाक्षी खाती होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्या कह रहा है, मीनाक्षी खाती होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अब हमेशा याद रखना, एक ये चार भेद हो गए, एक होता है आपका, यहां पे लिख देता हूं, सामान्य वर्तमान, इसको मत भूलिएगा, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में जानते हो, ता है, ऐसे ता है, ती है, ते हैं, ऐसे लिखा होगा, ते हैं, ताहूं, ताहूं, ऐसे। जैसे आपने कहा मीनाक्षी, मीनाक्षी अखबार, सॉरी, मीनाक्षी खाती है, मीनाक्षी खाती है, ये क्या हो गया, बोल सर ये सामान्य, सॉरी इधर आ जाओ, सामान्य वर्तमान हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह पुस्तक अभी छपी है, रेखांकित शब्द क्या होगा। अब देखो यह क्या है, कहेंगे सर सर्वनाम है, और पुस्तक क्या है, बोले सर संज्ञा है। सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गया, संज्ञा आ गया, मतलब ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। वैसे ये सर्वनाम है, लेकिन यहां पे ये सार्वनामिक विशेषण बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रमा विद्यालय से घर जाती है, में कारक कौन सा। अब देखो यहीं पे एक चीज और समझिएगा, मैं बता दूं अगर ऐसे कहता अभी छपी है या पुस्तक, तब आपका कौन सा हो जाता है, यहां पे सर्वनाम बनता, लेकिन यहां पे आपका सर्वनामिक विशेषण बन रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा रमा विद्यालय से घर जाती है, में कारक कौन सा होगा। तो भैया विद्यालय से कहां जा रही, घर जा रही, मतलब अलग हो रही है, अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अपादान कारक मैंने आपको बताया डरने के अर्थ में, मोहन कुत्ते से डरता है, अपादान कारक। राधा श्याम से शर्माती है, अपादान कारक, ठीक है। या लजाती है, अपादान कारक हो जाएगा। आप अध्यापक से मैथ सीखते हैं, तो सीखने के अर्थ में आ जाए, अगर सीखने के अर्थ में, ठीक है ना, तब भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। तुलना करने में आ जाए, तुमसे वो सुंदर है, तो तब भी अपादान कारक होगा, याद रखेंगे। जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे। कल्पनातीत कहा जाता है, बोल सर कल्पना से जो परे हो, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कल्पना से परे, कल्पना से परे या कल्पना से अधिक, कल्पनातीत हो गया। जो उपकार को ना माने, जो उपकार को ना माने, जो उपकारों को ना माने उसे क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके, जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया हो, उसे क्या कहते हैं, उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक कौन सा होगा, बताएगा। आज तो भैया
अपादान कारक की झड़ी लग गई। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। बताएंगे सभी, क्या बोलेंगे कि आंसर यहां अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां भी हो जाएगा। कह रहा पल्लवी शेर से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा भैया? जो पल्लवी है वो शेर से डरती है, कुत्ते से नहीं डरती। बस यहां भी आपका कौन सा होगा? अपादान कारक ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा गेहूं में कौन सा लिंग है, जरा बताइएगा। स्त्रीलिंग, तो क्या बोलेंगे? गेहूं पिसवाया जाता है या पिसवाई जाती है? आंसर गेहूं पिसवाया जा रहा है। जब गेहूं पिसवाया, गेहूं बोया जाता है या बोई जाती है? बोलो सर बोया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया पुल्लिंग शब्द। कंकाल और कंगाल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद बताएं। कंकाल और कंगाल, कंकाल किसे कहा जाता है? बोलो सर अस्थियों का ढांचा, अस्थि पंजर। और कंगाल मतलब भिखारी है, दरिद्र है, इसका मतलब अस्थि पंजर और दरिद्र। ऑप्शन नंबर ए वाला यहां पे आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, बताएंगे। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहा जाता है, बताइएगा। और मैं बता दूं आपको, गांधी जी ने इसको कई बार किया। ये गांधी जी का आंदोलन है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक जो आग्रह होता है उसे सत्याग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाल भात का समास क्या होगा? तब क्या बोलेंगे कि आंसर दाल और भात। दाल और भात ये भी क्या कर रहा है? एक दूसरे को आपस में समाहित कर रहा है। अब दाल भात, इसका मतलब केवल दाल भात थोड़ी खा रहे होगे, दाल भात के साथ भैया अचार भी खा रहे होगे। ठीक है, हो सकता है प्याज काट के खा रहे हो। तो दाल भात एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? बोलो सर ये आपके समाहार द्वंद्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे, दीर्घायु पद में कौन सा समास होगा, जरा बताइए। चलो इसका कमेंट आप लोग कर दो, मैं नहीं बता रहा। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी लोग। दाल भात रोज खाते हैं, अचार भी खाते हैं। हाँ देखो, दाल भात के साथ अचार भी खाते हो, थोड़ी हो सकता है मम्मी ने सब्जी भी बना दी हो आलू आलू की, तो वो भी डाल लेते होगे। कहने का मतलब ये क्या कर रहा है? समाहार कर रहा है, समाहित कर रहा है। तो यहां क्या बोलेंगे? दीर्घायु। क्या कहेंगे? दीर्घ है जो आयु, आयु की विशेषता बता रहे हैं कि वो दीर्घ है। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। क्यों? क्योंकि कर्मधारय में क्या होता है सर, यहां पहला पद विशेषण होता है और कभी कभी दूसरा पद भी विशेषण होता है। विशेषण और विशेष्य का योग होता है, इसीलिए इसको समानाधिकरण, क्या बोलेंगे? समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। कह रहा अनुनासिक का संबंध किससे होता है, बताइएगा। एक होता है अनुनासिक, एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, अनुनासिक का मतलब जानते हो क्या होता है? अनु मतलब पीछे, नासिक मतलब नाक से। कहने का मतलब यह हो गया कि पीछे नाक से हवा निकलती है, ध्वनि निकलती है, लेकिन उससे पहले मुंह से। तो जिसमें मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है उसे क्या बोलते हैं? नाक और मुंह दोनों से, उसे अनुनासिक बोलते हैं। लेकिन जिसमें केवल मुख से ध्वनि निकलती है उसे क्या बोलते हैं कैंसर? उसे निर्नुनासिक बोलते हैं, कि नासिका से नहीं, केवल मुंह से। निर्धन अनुनासिक, अर्थात नासिका क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक। हाँ, नासिका से नहीं, केवल मुख से निकलती है। अगला कह रहा आदेश का पालन किया जाए, ये वाच्य कौन सा होगा? कोई बताएगा मुझे क्या? कोई ऐसा शेर है जो बताए इसमें वाच्य कौन सा होगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो मेरे भाई। आदर्श जी स्पीड बढ़ाओ। यहां कह रहा आदर्श, सॉरी आदर्श, आदेश कह रहा है, आदर्श को आदेश दे रहा है, ये कर्म हो गया। और पालन किया जाए ये क्या हो गई? बोलो सर ये क्रिया हो गई। भाई पालन किया जाए ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो जहां पे केवल कर्म हो, मैंने आपको क्या बताया? दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि जहां पे केवल कर्म हो और उसके बाद क्रिया हो, कर्ता वर्ता ना हो, वहां क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। दूसरी पहली कंडीशन कि भैया वाक्य में कर्ता होगा, अगर तो कर्ता के साथ फिर से विभक्ति होगी, यत के या गे द्वारा विभक्ति होगी, केवल इतनी विभक्ति होगी, और उसके बाद कर्म होगा, उसके बाद क्रिया होगी। अगर यह आपने पढ़ डाला तो लाइफ झींगा लाला, मतलब समझ गए आप वाच्य को, फिर गलती कभी नहीं होगी। तो बी आंसर हो गया। अच्छा मालिक जब इतना लिख ही दिया तो इसको भी लिख दें। कर्ता के साथ अगर
ने विभक्ति है तो 100% कर्तृवाच्य है, या फिर कर्ता विभक्ति रहित होना चाहिए, कर्ता विभक्ति रहित होना चाहिए। अगर कर्ता विभक्ति रहित है तब कर्तृवाच्य होगा, या कर्ता के साथ विभक्ति ने लगी हुई है तब कर्तृवाच्य होगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। वत्स, रात्रि, सर्व और पंख। आसान है, कर लोगे सभी लोग। वत्स का तद्भव क्या होता है, बोल सर बच्चा होता है। रात्रि का तद्भव क्या होता है, बोल सर रात होता है। सर्व का तद्भव क्या होता है, बोल सर सब होता है। पंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, बोल सर पक्ष होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होता है। अगला कह रहा कि निम्न में से कौन सा कर्तृवाच्य है, जरा बताइएगा। फिर वही कंडीशन यार, कर्ता के साथ देखो ने विभक्ति होगी या फिर कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, सुधा रो रही है, हिरण से दौड़ा जाता है, क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आज घूमने चला जाए, तो आज घूमने चला जाए केवल अकर्मक क्रिया है, भाववाच्य हो गया भैया। हिरण से दौड़ा नहीं जाता, हिरण करता है, से विभक्ति लगी, दौड़ा नहीं जाता, अकर्मक क्रिया है, भाववाच्य हो गया यहां पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा क्या यह उपन्यास, उपन्यास क्या हो गया, बोलो सर कर्म हो गया। मुंशी प्रेमचंद क्या हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता के साथ देखो द्वारा विभक्ति लगी हुई है, लिखा गया, ये क्या है, क्रिया हो गई। क्रिया कैसी है, कर्म के साथ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्मवाच्य होगा। सुधा के साथ कोई देखो विभक्ति नहीं लगी हुई है, सुधा रो रही है, ये क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। ए आंसर है ना सभी का, सी नहीं आएगा जेन्युइन जी, ए आएगा। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से रो रही है बेचारी, सही बात है, इसमें से विशेषण नहीं है, भीतर, गुरुतर, विश्वस्त और विगत। तो आपने कहा विगत वर्षों की बात है, विगत वर्ष की बात है, विगत मतलब बीता हुआ, वर्ष की विशेषता क्या है, विगत हो गया। विश्वस्त मित्र है मेरा, जिसपे विश्वास किया जाए। गुरुतर भाई, भाई कैसा है, गुरुतर है, ठीक है ना, तो गुरुतर भी विशेषण हो गया। ये तो जानते ही हो, उत्तरावस्था है, क्या है, ये आपकी उत्तरावस्था है विशेषण की। बचा कौन सा, भीतर। ये भीतर शब्द क्या है, तो सर भीतर शब्द अव्यय है, जिससे भीतरी विशेषण बनाया जा सकता है। भीतरी वैसे भाववाचक संज्ञा भी होता है। कह रहा कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, और जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। लाडो रानी समझिएगा ध्यान से, अपने भाई की जान। कह रहा कबीरा सोई पीर है, कबीरा पीर वही है। कबीर कह रहे हैं कि पीर मतलब महान आत्मा, पीर मतलब महात्मा, महात्मा, महात्मा वही है जो जाने पर पीर, जो दूसरे का दुख समझता है, दूसरे का पीड़ा समझता है, दूसरे की पीड़ा समझता है। ठीक है, और जे पर पीर न जाने, जो दूसरे की पीड़ा नहीं जानता है, सो काफिर बेपीर, वो कैसा है, बेदर्द है। वो कैसा है, बेदर्द है, मतलब निर्दय है, निर्दय, उसके अंदर दया नहीं है। यहां पे शब्द की आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, लेकिन अर्थ भी अलग अलग हो रहे हैं साहब। एक पीर का मतलब महात्मा हो गया, एक पीर का मतलब दुख पीड़ा हो गया, एक पीर का मतलब पीड़ा हो गया, एक पीर का मतलब बेदर्द निर्दय है, जिसके अंदर दया नहीं है। इसका मतलब जहां पे शब्दों की आवृत्ति हो, अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा है, जरा बताएगा, जिसमें उपसर्ग ही नहीं लगा है। आ जाओ देखते हैं। कु प्लस चेष्टा, बुरी चेष्टा, उप प्लस सर्ग, उसके बाद कह रहे ना, ना बाबा ना, मैं खुश नहीं हो सकता। उसके बाद कह रहा मिल, तो मुझसे मिलने आई, मिल। उसके बाद आन, यहां आन प्रत्यय लगा हुआ है मेरे भाई, मिल जो है वो धातु है। बचा कौन सा, बोलो सर ये बचा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बहुत शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में किसमें अन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, बताइएगा। अन प्रत्यय का प्रयोग किसमें हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ मेरे भाई। चढ़ प्लस आन, चढ़ान। ठीक है, उसके बाद वेद प्लस ना, वेद के साथ ना, वेदना। झाड़ प्लस अन, झाड़न। ये देखो अन प्रत्यय लग गया, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। क्लियर, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द और बता दो भैया। लालायित है, बहिरंग है, स्थायित्व है, कुमुदनी है। तो लालायित, बोले सर सही है, लाला धन इत हो गया, सॉरी ललाय धन इत हो जाएगा, लालायित बनता है।
उसके बाद बहिरंग भी सही लिखा हुआ है, स्थायित्व भी सही लिखा हुआ है, लेकिन भैया कुमुदनी गलत लिखा हुआ है और पूछ क्या रहा है अशुद्ध। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, प्रियदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, प्रियदर्शनी ऐसे लिखा जाता है। ये सब पेचीदा लिख रहा हूं। जागृत ऐसे लिखेंगे, और जागृति अगर लिखना हो तो थोड़ा ऊपर लिखेंगे। अगर जागृति लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तब फिर ऐसे लिखेंगे जागृति। ये भी सही, ये भी सही, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, डी वाला आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से विकल्प में दोनों शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। कमेंट करके छापिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा बस। नाराज आवश्यक, तिथि दीवार, देखो तिथि दीवार मूवी खूब देखी होगी अमिताभ बच्चन वाली आपने। दिवाली, दिवाली बेसिकली दीपावली बोला जाता है, वैसे तो दिवाली भी कह देते हैं, दीपावली होता है, दिवाली भी लोग कहते हैं, इसका तद्भव होता है दिवाली। आहार सही है आपका, अतिथि गलत लिखा हुआ है, अतिथि ऐसे लिखेंगे। साप्ताहिक गलत लिखा हुआ है, साप्ताहिक ऐसे लिखेंगे, ये गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाला नाराज सही है। वैसे देखा जाए तो नाराज में भी थोड़ी सी गलती है, पता है आपको क्या गलती है, समझिएगा। यहां पे कह देते अगर नाराज, अब देखो अच्छा लग रहा है कि यार तुम नाराज ना हुआ करो, तो ये नाराज है, नाराज नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मैंने कहा साहब यहाँ पे यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि का पहला नियम वही कहता है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ई और ई का योग कोई भिन्न स्वर के साथ होता है, किसी भिन्न स्वर के साथ होता है। तो यहां पे ये क्या बनता है, बोलो सर या में बनता है। आओ तोड़ते हैं फोड़ते हैं जरा। ये लिखा है नद्यागम, ऐसे ही तो लिखा है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे जैसे यहां पे लिखा है नद्यागम। अब इसको जरा तोड़ते फोड़ते हैं, आज उड़ाते हैं इसको। यहां से तोड़ेंगे, नद निकलेगा, हलंत लगाएंगे, अच्छे से बनाता हूं दा। उसके बाद या में हलंत लगाएंगे तो यहां से आ आएगा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अब देखो यहां पे ई और ई में से कोई एक, और इधर देखो आ गया, इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, नदी, और इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, आगम। किसका आगम हो रहा है भैया, नदी का आगम हो रहा है। ऑप्शन नंबर कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया। क्या सभी का ए आया है या नहीं, ए आया ना सभी, बहुत बढ़िया। अगला देखो कह रहा है वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं है आपको ये बताना है, लेकिन स्पीड में, स्लोली स्लोली नहीं चलना, 6 मिनट बचे हैं आपके पास। साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी क्या कहलाता है साहब, स्वाध्यायी कहलाता है। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में आत्मकथा कहलाता है। जो मापा ना गया हो अमित कहलाता है। एक ही प्रकार की 50 चीजों का संग्रह पंचाशिका कहलाता है। तो एक ही चीजों का, एक ही प्रकार की चीज, 50 चीजों का संग्रह पंचाशिका सही है। जो मापा नहीं गया अमित, साथ अध्ययन करने वाले को स्वाध्यायी, लेकिन आत्मकथा मतलब अपनी कथा, आत्मकथा कहलाता है। और एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक ही में क्या कहलाता है, संकलन कहलाता है, ठीक है, या संग्रह बोलते हैं, संग्रह, संग्रह कहलाता है, संग्रह। और संकलन भी कहते हैं, आई थिंक संकलन भी कह देंगे, संकलन, ठीक है ना। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं कहानी नहीं होगी भाई, आत्मकथा होगी। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द आपको बताना, केवर्त है, गर्दभ है, घोटक है, गुसाई है। हाँ, जो मापा ना गया हो अमित, जिसे मापा ना जा सके अपरिमित कहा जाता है, और जिसे मापा जा सके उसे परिमित कहा जाता है। मापा ना गया हो, अमित, आ माने नहीं, मित मतलब मापना। अब कह रहा है यहां पे केवर्त का तद्भव क्या होता है, बोल सर केवट होता है। गर्दभ का गधा होता है, आदर्श सुन रहे हो ना। घोटक का घोड़ा होता है, और उसके बाद बचा गुसाई तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है, गोस्वामी होता है। क्या होता है, गोस्वामी होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया साखी का मूल तत्सम क्या होगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ यार। निसार तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। अब अगर मैं कहता निसार गधा, समझ रहे हो कैसा लगता। मैंने कहां पे नाम लिया था भाई, कहां पे, यहां पे नाम लिया था। अब ठीक है, अब कहूंगा गर्दभ, समझ रहे हो ना, गधा निशान
क्या नाम था इनका, निसार। खुश हो जाते तुम। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहां गया, अरे पीछे जा रहे थे हम, आगे जाना था। साखी का, ओहो आजा भाई, साखी का मूल तत्सम क्या होगा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। शिक्षा का क्या होगा, बोलो सर शिक्षा का सीख होगा, सीख, ठीक है। दिया, दीपक की बात कर रहा है, तद्भव है, दीपक को दिया बोलते हैं, ये तत्सम है आपका, ठीक है। उसके बाद कह रहा है साक्षी, साखी का तत्सम क्या होता है, साक्षी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है आपको बताना है, कमेंट करो जल्दी से। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। रवि सिंह जी, ओम पाठक भाई साहब, निसार शेख जी हैं, चंद्रभान सिंह जी हैं, प्रीतेश राव साहब जी हैं, शिवानी शाक्य हैं, चंद्रभान जी हैं, अपने भाई की जान लाडो रानी आ गई हैं, आर्टिस्ट जी हैं, प्रिया टैक्स वाला, प्रिया सीमा, हीरालाल, शिवानी, आर्टिस्ट, जेन्यून, स्वाति, सभी का नाम ले लिया, सभी का आंसर बढ़िया से शानदार। ए आ रहा, ये सभी का ए आ रहा है, खूब कॉपी पेस्ट कर लेते हो। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, क्या दिक्कत है भाई, सही तो बता रहा है। परशुराम की जो क्रोधाग्नि थी मतलब क्रोध से सभी आतंकित थे, सभी डरते थे, सही है। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, ये भी सही है। सबका कट गया भाई साहब। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये भी सही है। कह रहा वह सदैव कह रहा है और ही भी कह रहा है, तो वह सदैव सत्य बोलता है, सदैव ही सत्य बोलता है, गलत हो जाएगा। वह सदैव सत्य बोलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गई भैंस पानी में, निकाल के लाओ उसको, नहा चुकी होगी, गर्मी बहुत है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कोई बताएगा क्या, कमेंट करना जरा, सभी लोग कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करना, बस स्पीड में थोड़ा सा सी लग रहा था। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं रवि जी, अब बताइएगा आंसर क्या होगा। सी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, कई लोग 3 कर रहे हैं, कई लोग 4 कर रहे हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है। एक को क्या कहा जाता है, बोलो सर, एक को कहा जाता है अघोष, और एक को क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है सघोष। अघोष कौन कौन से, तो बोलो सर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। उसके बाद क्या बोलेंगे आपका सा, ये तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार, क्या होता है, अघोष होता है, ठीक है। तो कितने हो गए, 10 और 3 13, मतलब 13 अघोष हो गए। सघोष आ जाओ, पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा, ओ सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 त्रिक का 15 वर्ण। उसके बाद सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, कितने हो गए, 11 वर्ण। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4, कौन कौन से, या, रा, ला और वा। उसके बाद एक आपका हा हो गया, कितने हो गए, 0 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 5 11, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 31 वर्ण। अघोष सघोष कितने, 31। अगला क्वेश्चन, ये संख्या भी याद रखना, शायद आज सीमा आएगी, शायद मतलब संभावना की बात कर रहा है, आएगी मतलब भविष्य की बात कर रहा है। देखो भैया दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा, संभाव्य भविष्य बनेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी वाला। गरिमा मैम की क्लास क्यों नहीं हुई, शायद तबीयत खराब है उनकी, या वो कहीं गई हैं, आई थिंक, मुझे भी नहीं बताया उन्होंने, मैं पूछ के आपको बताऊंगा, ठीक है, पूछ के बताऊंगा मैं आपको। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में कृत्रवाच्य सही वाक्य नहीं है, इसमें कौन सा कृत्रवाच्य नहीं है बताइएगा। सीता पुस्तक पढ़ती, देखो सीता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं है, कर्तृवाच्य हो गया। रमा सितार बजाती है, करता है, कर्ता के साथ देखो कोई विभक्ति नहीं, कर्तृवाच्य हो गया। वह पत्र पढ़ता है, वह करता है, कर्ता के साथ देखो कोई विभक्ति नहीं, कर्तृवाच्य हो गया। पुस्तक क्या है, कर्म है, पढ़ी जाती है क्या है, क्रिया है, कर्म है और क्रिया है, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया, बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से घमंडी का विलोम और बता दो। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सामान्य है, मिलन है, विनयी है, कृतज्ञ है, तो घमंडी की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा होगा। अच्छा विलोम पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, तो विलोम देखिए, मिलन का क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा,
अलगाव या विछुड़न हो जाएगा। सामान्य का क्या हो जाएगा, विशिष्ट होगा, विशिष्ट, ठीक है। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ होगा। और विनयी किसका हो जाएगा, घमंडी का। विनयी मतलब जो विनय करता है। उसके बाद कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो गिर भी है, शैल भी है, नग भी है, अंशु नहीं है। अंशु किसका है कैंसर, अंशु जो है वो किरण का पर्यायवाची है, यहां नहीं पूछा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।